हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री, सिविलाइजिंग द नेटिव, एडुकेटिंग द नेशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको जानना ये ज़रूरी है कि नेटिव का मतलब होता क्या है। तो नेटिव का मतलब होता है आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं। सपोज़ इंडिया से जो बिलोंग करते हैं वो कौन होते हैं? इंडियंस होते हैं। तो इंडियंस इंडिया के नेटिव हो गए। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो इससे पहले चैप्टर्स में आपने पढ़ा कि जो ब्रिटिश रूल है उसका अफेक्ट पड़ा था राजास पे, नवाब्स पे, पीजेंट्स पे, ट्राइबल्स पे। हाँ, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश का रूल है ना वो कैसे अफेक्ट किया स्टूडेंट्स लाइफ को। मतलब एडुकेशन में क्या हाल था इंडिया का जब ब्रिटिश रूल आ चुका था और स्टूडेंट्स पे उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो कैसे चेंजेस लाएगा जब ब्रिटिश रूल आया, पहले इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को क्या हुआ, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब ये हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडिया की एजुकेशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है या ठीक है, कैसी है। तो आज से 200 साल पहले हाँ, तो जब ब्रिटिश थॉट एंड डिड कि उन्होंने जब ब्रिटिश रूल था तो इंडिया के एजुकेशन पे उन्होंने क्या किया और कुछ आइडियाज़ थे एडुकेशंस के जो ग्रांट किए गए, इन्वॉल्व किए गए लास्ट 200 ईयर्स तक। 200 साल राज किया था ना ब्रिटिशर्स ने। तो इस प्रोसेस में क्या इंक्वायरी हुई, इंडियंस का क्या रिएक्शन था, ब्रिटिश आइडियाज़ को क्या पसंद करते थे वो लोग या नहीं करते थे, उनके व्यूज़ क्या थे ब्रिटिशर्स के और कैसे इंडियंस को पढ़ाया गया। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारे ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। तो 1783 में एक पर्सन जिसका नाम था विलियम जोन्स, वो कलकत्ता है ना। तो क्यों आए थे और वो कौन थे? वो ब्रिटेन से आए थे, कलकत्ता में पहुँचे थे 1783 में। उनकी एडुकेशन बहुत अच्छी थी और वो एक लिंग्विस्ट थे और ब्रिटिशर्स ने उनको बुलाया था। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? जो कि काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के बारे में जानकारी रखता है उसको हम लिंग्विस्ट कहते हैं। जैसे कि विलियम जोन्स ग्रीक जानते थे, लैटिन जानते थे, फ्रेंच, इंग्लिश, अरेबिक। अरेबिक किससे सीखी? अपने एक फ्रेंड से। ग्रीक और लैटिन कहाँ पे उन्होंने सीखी थी? ऑक्सफोर्ड में। हाँ, और पर्शियन भी आती थी। और फिर वो सोचिए वो कैसे क्यों बुलाया था ब्रिटिशर्स ने? वो इसलिए बुलाया था विलियम जोन्स को क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थे और वो चाहते थे कि वो एक जूनियर जज से मिले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट पे। ठीक है, जूनियर जज होता है जो पूरे डिसीजंस लेता है जुडिशरी का, मतलब कोर्ट का। जूनियर जज मतलब थोड़ा छोटा सा, नॉट इन हाइट। ओके, पावर की बात करते ना, उसकी बात करें। ठीक है, तो फिर और जब वो इंडिया आए, इंडिया में आकर उन्होंने संस्कृत की लैंग्वेज सीखी, संस्कृत ग्रामर सीखी, पोएट्री सीखी। जो पंडित्स थे ना उन्होंने उनको संस्कृत लैंग्वेज सिखाई, ग्रामर सिखाई, पोएट्री सिखाई संस्कृत की। और इंडियन के टेक्स्ट पढ़े, मतलब किताबें वगैरह पढ़ी, लॉ पढ़े, फिलॉसफी पढ़ी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेस भी उन्होंने पढ़ा। जोन्स ने क्या डिस्कवर किया? मतलब जोन्स कौन है? विलियम जोन्स पूरा नाम है ना उनका, विलियम जोन्स। अब पूरा नाम तो पूरा घूमेंगे नहीं, विलियम जोन्स, तो शॉर्ट में यहाँ पे बोला है, नाम याद रखा है जोन्स के नाम से। उनको किसमें इंटरेस्ट था? उनको इंडिया के कल्चर में बहुत इंटरेस्ट था। कैसे, क्यों? उन जैसे अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय
British officials living in कलकत्ता एट द टाइम। मतलब जैसे कि उनको इंडिया के कल्चर में इंटरेस्ट था, वैसी उनके जैसे ब्रिटिश और जो लोग थे, कुछ लोगों को भी इंडिया के कल्चर में इंटरेस्ट था। जैसे कि उनको तो था ही, विलियम जोन्स को, साथ साथ हेनरी थॉमस कोलब्रुक को, नथानियल हेलेट को हेलेट भी बोलते हैं, उनको भी एंशियंट इंडिया की हेरिटेज, मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश। Together with them, Jones set up the Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researches. अब देखिए, उसके उनके साथ साथ जोन्स के साथ साथ हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथानियल हेलेट को भी बहुत इंटरेस्ट है एशियंट इंडियन, जो पुराना इंडियन था। जैसे कि पहले क्या होते थे, संस्कृत बोली जाती थी, कई ऐसी सारी चीज़ें होती थी। तो उन्होंने क्या किया, संस्कृत और पर्शियन की, जैसे पुरानी जो काथमिक, मतलब जिसमें कथाएं वगैरह होती हैं, या फिर बात करें कि पहले जो इंडिया था ना, बहुत पुराना इंडिया है ना, तो उनके बारे में जानकारी भी इतिहास मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी नहीं जाती, स्क्रिप्शंस वगैरह, तो वही पुरानी ऐतिहासिक किताबें को उन्होंने पढ़ा। और वो पुरानी ऐतिहासिक किताबें किस में लिखी हुई थी, संस्कृत और पर्शियन में। संस्कृत और पर्शियन में क्यों लिखी गई थी, क्योंकि अब देखिए, मेन क्या थे इंडिया में, मुगल्स थे और हिंदू वगैरह थे। तो मुगल्स और या मुस्लिम्स की लैंग्वेज क्या होती है, पर्शियन, और जो हिंदू थे पहले, उनकी ना संस्कृत थी। तो ज़्यादातर ऐतिहासिक किताबें पर्शियन और संस्कृत में लिखी गई थी। तो संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेजेस को कन्वर्ट किया गया इंग्लिश में और काफ़ी लोगों को पहुंचाया गया। फिर ना उन्होंने जोन्स ने, हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने और नेथानियल हेलेट ने साथ में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई, जो जहाँ पे उन्होंने जर्नल लिखना शुरू किया। जर्नल क्या होती है, जैसे कि डायरी आप समझ सकते हैं, आपके लिए डायरी टाइप, जो मतलब उसके बारे में काफ़ी जानकारी लिखनी उन्होंने शुरू कर दी। जोन्स और कोलब्रुक ने अपना एटीट्यूड दिखाया इंडिया को। एटीट्यूड का मतलब अपनी भावनाएं स्पष्ट की उन्होंने इंडिया के प्रति। देखिए, जो बाकी ब्रिटिशर्स थे ना, वो इंडिया के कल्चर को लेकर बहुत ही बुरा कहते थे कि इंडिया का कल्चर तो ना बिल्कुल बेकार है, अनसिविलाइज्ड है, आप आगे पढ़ेंगे। और ना, लेकिन जोन्स और कोलब्रुक जो थे ना, वो इंडिया के कल्चर को बहुत अच्छा मानते थे, जितना अपने कल्चर को मानते थे। तो उन्होंने काफ़ी सारी रिस्पेक्ट दिखाए एशियंट कल्चर्स को, और इंडिया और वेस्ट के दोनों को, ठीक है, मतलब ब्रिटेन वगैरह और इंडिया को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दी जितनी वो वेस्ट कल्चर को देते थे, वेस्टर्न कल्चर को। इंडियन civilization, they felt, had attained its glory in ancient past but had subsequently quaintly declined। मतलब इसका मतलब है कि जो ना पहले जो एशियंट इंडिया था, पुराना इंडिया था, वो बहुत ही अच्छा था। उनका जो पास्ट रहा है वो बहुत अच्छा था, उनके जो कल्चर्स थे बहुत अच्छे थे। वो अच्छा सिविलाइजेशन हो रहा था। लेकिन ना धीरे धीरे समय के मतलब साथ साथ क्या हुआ, वो जो डिक्लाइन होने लगा, जो उनका कल्चर था वो ख़त्म होने लगा, वो अनसिविलाइज्ड होने लगा। हम्म, तो फिर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया, it is necessary to discover the scared and legal texts were produced in ancient period. For only those texts could reveal real ideas and laws of Muslims, and only a new study of these texts should be the basic future और डेवलपमेंट इंडिया। तो मतलब क्या हुआ कि उन्होंने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए काफ़ी सारी किताबें और पढ़ी। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स के कल्चर को जानने की कोशिश की, कई सारी चीज़ें सोची उन्होंने। क्या सोचा कि ना, उनको जैसे उनका आइडिया था जोन्स का वगैरह इन सब का, उन्होंने कई सारी टेक्स्ट, एशियन टेक्स्ट को पढ़ा, अंडरस्टैंड किया, मतलब उनकी जो मतलब है वो समझे, और फिर उनको ना इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया गया और बाकी लोगों को फैलाने की कोशिश की। तो उनका जो प्रोजेक्ट था ना, वो बिलीव करते थे कि जो, हाँ, ब्रिटिश को जो है ना,
ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर, ब्रिटिशर्स को इंडियन कल्चर से सीखने को नहीं, बल्कि इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियंस टू rediscover their own heritage and understand the lost of glories द पास्ट। मतलब उनका आइडिया क्या था कि जो है ना, उनकी जो संस्कृत है और पर्शियन लैंग्वेज है, जो जो इस्लामिक है, जो लैंग्वेज वो पहले करते थे, जो एशिया एंशियंट इंग्लिश थी, मतलब सॉरी एशियंट इंडिया था, उनका जो कल्चर था ना, उनको वापस लाना चाहिए, उसको अच्छे से और आगे बढ़ाना चाहिए, उनको इंडियन के लोगों को पढ़ाना चाहिए। हाँ, तो उनका ये मानना था। और इससे ब्रिटिश मतलब इंडिया का जो कल्चर था ना, उसको वापस लाना चाहिए, बाहर सबके सामने लाना चाहिए। और इससे ब्रिटिशर्स को ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि जो इंडिया है, इंडिया को भी अपने पूर्वजों के बारे में जानने को मिली थी, और जो उनकी इतने अच्छी जागरूक कंट्री होती थी, उसके बारे में भी जानने के बारे में मिलेगा। तो इसी प्रोसेस में क्या हो सकता है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो गार्डियंस बन सकते हैं, मतलब एक तरह से बोले कि जो रक्षा करते हैं ना, उनको कहते हैं ना गार्डियंस, तो रक्षा कर सकते हैं किसकी, मतलब एक तरह से इंडियन को लगेगा कि ये ना इंडियन कल्चर की रक्षा करें, और एज मास्टर भी मानने लगेंगे लोग। तो इसी आइडिया से काफ़ी कंपनी ऑफिशियल्स ने इस पे आर्ग्यू किया, और प्रमोट किया इंडियन रेदर दैन वेस्टर्न लर्निंग। अब बोला कि वेस्टर्न लर्निंग से ज़्यादा अगर हम इंडिया पे फोकस करेंगे, मतलब इंडिया के कल्चर और इंडिया के लैंग्वेज पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। They felt that institutions should be encourage study of ancient Indian texts and teach Sanskrit, Persian, poetry। तो उन्होंने जो एशियन टेक्स्ट्स हैं, उससे मतलब टेक्स्ट हैं, उनको उनको उससे पढ़ाना चाहिए, संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर, पोइट्री वगैरह इंडियंस को सिखानी चाहिए। ऑफिशियल्स ने सोचा कि हिंदू और मुस्लिम्स को भी वही सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए जो कि उन्हें पहले से थोड़ा बहुत आता है। अगर हम उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे, मतलब उन लैंग्वेजेस को पढ़ाएंगे जो कि वो जिससे बिल्कुल अनजान है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। जैसे कि एलियन का मतलब यहाँ पे दूसरे प्लैनेट से आया हुआ एलियन नहीं है, जादू नहीं है वो, ठीक है। एलियन का मतलब जो अनजान है, ठीक है, अजनबी भाषा है, मतलब एकदम जिससे वो वाकिफ नहीं है, वैसी लैंग्वेज है, उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। जिससे वो थोड़ा बहुत आती है उनको वो पढ़ाना चाहिए। तभी अंग्रेज़ उनके इंडियंस के दिलों में आ पाएंगे। उनको नेटिव लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, मतलब जो वहाँ की लैंग्वेज है, इंडिया की लैंग्वेज है, वही पढ़ानी चाहिए। तो इसी ऑब्जेक्ट से 1781 में एक मद्रासा सेटअप किया। मद्रासा मतलब एक स्कूल या कॉलेज जिसमें ना अरेबिक की स्टडी हो, पर्शियन की स्टडी हो, और इस्लामिक लॉज बताए गए। और 1781 में ये मद्रासा खुला जिसमें कि अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ पढ़ाया जाता था। 1791 में हिंदू कॉलेज खुला, हाँ मतलब स्टैब्लिश हुआ, बनाया गया, जिसमें संस्कृत के बारे में ज़्यादा बताया गया और कैसे यूज़फुल रहेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन करने में इंडिया को। ये देखिए, अब ये ना एक फिगर है वेरेन हेस्टिंग्स और रिचर्ड वगैरह की। ये इमेज शो करती है कि जो ओरिएंटलिस्ट है, आगे हम पढ़ेंगे कि वो कौन होते हैं, वो ब्रिटिश पावर के बारे में क्या सोचते थे। यू विल नोटिस द मैजेस्टिक फिगर ऑफ हेस्टिंग्स, थोलॉजी, सॉरी, मुंशी वगैरह के बारे में आप पता लगाएंगे। वर्नैकुलर लैंग्वेज आगे हम पढ़ेंगे, तो यही सब है। यहाँ पे बिलीव, ये देखिए कैसे मॉन्यूमेंट बनाए, बस आपको ये फिगर पे थोड़ा ध्यान रखना है। अब मैंने बोला कि ओरिएंटलिस्ट, मुंशी, ये सब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ओरिएंटलिस्ट वो होते हैं जो कि एशियन लैंग्वेज जानते हैं, मतलब एशिया एक कॉन्टिनेंट है ना, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, एक जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर इंडिया वगैरह आता है। तो वही जो एशिया की लैंग्वेज जानते हैं, उसके कल्चर जानते हैं, उसको कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। मुंशी जो पर्सन पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और पर्शियन लैंग्वेज को पढ़ा भी सकते हैं, मतलब पर्शियन जिसको पर्शियन लैंग्वेज की
नॉलेज हो। वर्नाकुलर मतलब जो लोकल लैंग्वेज जानते हो, मतलब एक लोकल लैंग्वेज के लिए वो बोला जाता है। आप उसको याद रखिएगा, लोकल लैंग्वेज के लिए बोला जाता है जब भी वर्नाकुलर आए। लोकल लैंग्वेज जैसे कि इंडिया की भाषा, राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है ना, तो हिंदी ज़्यादातर बोली जाती है। तो ब्रिटिशर्स के लिए ना हिंदी ना एक लोकल लैंग्वेज है। उनकी तो इंग्लिश है, लेकिन ना वो जानते नहीं, थोड़ा इंडिया में आए हैं, तो उनके लिए लोकल लैंग्वेज है हिंदी। तो जैसे कि ना कई सारे लोग ने किया ना वो सपोर्ट कि हाँ ये ओरिएंटलिस्ट को करना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोगों ने कहा था ना कि उसका विरोध किया। ओरिएंटलिस्ट का मतलब जो एशिया की लैंग्वेज और कल्चर को पढ़ाना चाहते हैं ना, उनका विरोध किया गया। हाँ, तो कई सारे विरोध है। अब हम आएंगे ग्रेव एरर्स ऑफ ईस्ट में, उसी के बारे में हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, जो मैं हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ग्रेव एरर्स ऑफ ईस्ट मतलब बहुत ही जो गलतियां हैं, खराबी हैं जो ईस्ट में, ईस्ट किसको कहा गया है यहाँ पे, इंडिया को। ये वर्ड ना डिस्ट्रीब्यूट मान कर दीजिए हम, ये अर्थ है, इसका ये वाला पार्ट ईस्ट है और इसका ये वाला पार्ट वेस्ट है। तो ईस्ट साइड में ही तो इंडिया है ना, इसलिए उसको ईस्ट बोला गया है। तो अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ना क्रिटिसाइज करा, विरोध किया किसका, ओरिएंटलिस्ट का, जो कि एशिया की लैंग्वेजेस बढ़ाना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे एशिया के बारे में। तो है ना, है ना, तो विरोध करते थे किसका, ओरिएंटलिस्ट लैंग्वेजेस का, मतलब एशिया की नॉलेज वगैरह का, उसको अपने को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो वो कहते थे, क्या कहते थे कि जो ईस्ट है ना, इंडिया की जो लैंग्वेज है या फिर इंडिया का जो कल्चर है ना, बहुत गलतियों से भरा हुआ है, एकदम अनसाइंटिफिक थॉट है उसमें, मतलब कोई साइंस वगैरह नहीं है। और वहाँ की ना ईस्टर्न लिटरेचर जो है वो ना एकदम सीरियस नहीं, एकदम बेकार, एकदम घटिया है। और है ना, और ये बिल्कुल गलत होगा कि अगर आप ना मद्रासे में ही मतलब हिंदी तो आप ना एशिया का कल्चर बोलना चाह रहे हैं ना, कि एशिया की लैंग्वेजेस पढ़ाएं। हाँ, मतलब इंडिया की लैंग्वेज, इंडिया के कल्चर, संस्कृत, पर्शियन, इन सबको अगर आप ना पढ़ाएंगे तो, या मद्रासाज वगैरह मतलब स्कूल और कॉलेजेस बनाए जाएंगे ना, तो ये एकदम घटिया होगा। इसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब गलत होगा, ये बिल्कुल गलत होगा कि आप इतने सारे पैसे किस पे वेस्ट कर रहे हैं, अरेबिक लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेजेस को और लिटरेचर को पढ़ाने में। बिल्कुल बेकार होगा, एकदम गलत होगा। तो जेम्स विल में उनमें से एक थे जो कि अटैक कर रहे थे ओरिएंटलिस्ट को, मतलब जो एशिया की लर्निंग बताना चाहते हैं उन पे अटैक कर रहे थे। हाँ, कि ये बिल्कुल गलत है, एशिया के लैंग्वेज नहीं पढ़ाना चाहिए, एकदम फालतू पैसा वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। हाँ, तो the British efforts, he declared, should not to be teach the natives wanted or what they respected in order to please them, win place in their heart. The aim of education taught to be teach हाँ टीच वॉट वॉज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। मतलब जेम्स मिल का आइडिया क्या था, मतलब जेम्स मिल क्या कहते थे, वो चाहते थे ना कि जो ब्रिटिश लैंग्वेज है, ब्रिटिश का कल्चर है, उसी के बारे में सारे, मतलब ब्रिटेन के बारे में पूरा बताया जाए। हाँ, जो फालतू है ना इंडिया एशिया का कल्चर या ओरिएंटलिस्ट है ना, ओरिएंटल लैंग्वेजेस पढ़ाना बंद कर दीजिए, एकदम गलत है, एकदम फालतू है पैसा वेस्ट करना उसके ऊपर। और अगर हम ना ब्रिटेन के बारे में पढ़ाएंगे ना पूरा उनको, ब्रिटेन के बारे में, तो वो ना अट्रैक्ट होंगे। कैसे उनके अट्रैक्ट होंगे, अगर आप ना सपोज़ कीजिए, अगर आप ब्रिटेन के बारे में पूरा जान रहे हैं, आप जान रहे कैसे वो रॉयल तरीके से रहते हैं, उनका पहनावा कितना अच्छा, वो खाते कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे से रहन सहन करते हैं, तो आप ना उस पर उनका मतलब आपका इंटरेस्ट जानने लगेगा इंडियंस का।
तब वो ना चाहेंगे कि पूरा वेस्टर्न का है ना, पूरा वेस्टर्न का भी हम लें। तो इसमें क्या प्रॉफिट होगा कि उनकी जो फैक्ट्रीज से ना, वे ज़्यादा इंडिया फैक्ट्रीज में आएंगे और फिर वो ज़्यादा उनकी बिक्री होगी। मतलब वो अपना अपने बारे में सोच रहे थे कि ब्रिटेन का इससे भी बहुत अच्छा होगा, और ना जो इंडियंस हैं उनके उनके दिल में ब्रिटिशर्स आ सकेंगे, क्योंकि ब्रिटेन का बहुत अच्छा होगा ऐसा करके वो यही चाहते थे। तो वेस्टर्न वो भी पढ़ाना चाहते थे। तो क्या हुआ ना, 1830s में अब एक तरह से अटैक होने लगा ओरिएंटलिस्ट पे। हाँ, और बहुत ही शार्प वार हो गया। मतलब जैसे कि जेम्स मिल ने भी कहा, और ओरिएंटल लैंग्वेज को पढ़ाना एकदम वो हो गया, कहा कि बहुत ही घटिया है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों ने कहा, तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक तरह से अटैक होने लगा। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन and influence of such criticism of the time, Thomas Babington Macaulay. He saw India as an uncivilized country that needed to be civilized. No branch of Eastern knowledge, according to him could be compared to what England had produced. मतलब ना, सबसे ज़्यादा रोल क्या था ना, मतलब सबसे ज़्यादा रोल किसका था इसमें, मतलब कह रहे थे ना कि विरोध कर रहे थे ओरिएंटलिस्ट का, कि एशिया की लैंग्वेज मत पढ़ाओ उनको, हिंदी संस्कृत वगैरह सब, पर्शियन वगैरह ये सब नहीं टीच करो, एकदम घटिया है। तो सबसे ज़्यादा रोल था इसमें थॉमस बेबिंगटन मैकेले का। वो क्या सोचते थे कि ना इंडिया बिल्कुल अनसिविलाइज कंट्री है, मतलब उसके जो इंडियंस है ना वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, एकदम घटिया है। और उनको ना सिविलाइज करने की, मतलब उनको पढ़ाने लिखाने की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम इंडिया को ईस्ट से, मतलब उनके ब्रिटेन वगैरह से कंपेयर करें ना, हाँ, तो वो ना बिल्कुल इंडिया ना नीचे पे नंबर पे, और ब्रिटेन एकदम उठा हुआ है। हाँ, तो हु कुड देन डिक्लेयर्ड मैकेले डैट अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड। हाँ, तो इसमें उन्होंने क्या कहा ना, उन्होंने कहा कि जो अगर ना एक पूरी शेल्फ है, अगर आप ना उस पूरी शेल्फ में ना ऐसे 10 10 10 ऐसे रोज़ है, तो पूरी एक रो में अगर आप इंडियन वो सॉरी ब्रिटेन की किताबें भरेंगे इंग्लिश वाली, और बाकी सारी रो में ना इंडियंस के भर दें, तब भी ना वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे ब्रिटेन से, कि ब्रिटेन की लैंग्वेज घटिया है, ऐसा वो कर ही नहीं सकते, कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्रिटेन के जो है ना एकदम फर्स्ट क्लास लैंग्वेज है, और जो इंडिया की है ना वो एकदम घटिया है, यही बोला था। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये पूरा वेस्ट कर रहे हैं पैसे किस में, ओरिएंटल लर्निंग में। उनका ना कोई यूज़ ही नहीं है। जो आप संस्कृत वगैरह पर्शियन वगैरह पढ़ा रहे हैं ना, इससे क्या फ़ायदा, इससे ना ही जॉब्स मिलेंगी, ना ही कोई आपका डेली लाइफ में वो यूज़ होगा, फालतू है। हाँ, तो विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकेले emphasized द नीड टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज। वो मैकेले क्या कहते थे कि ना इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो सोचते थे जो इंग्लिश है ना उनको पढ़ाने से इंडिया को एकदम अच्छे से कुछ, उनके फाइनेंस, उसकी बोली, उनका रहन सहन सब काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और ना काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको साइंस वगैरह मतलब समझ पाएंगे, उन्हें थोड़ा दुनियादारी के बारे में ना कुछ समझ में आएगा, वो अवेयर होंगे उस बारे में। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल। इसीलिए ना कि इंग्लिश अगर ना आप लोग पढ़ाएंगे तो ना जो अनसिविलाइज पीपल है ना इंडिया के, मतलब एकदम अनपढ़ है ना लोग, वो थोड़े ना पढ़े लिखे बनने लगेंगे, उनके टेस्ट में और उनके वैल्यू और कल्चर में भी चेंज आएगा। अगर आप ब्रिटेन के बारे में सारे पढ़ाएंगे तो वही उनके अट्रैक्ट होंगे ना इंडियन ब्रिटेन के कल्चर पे, तो वैसे ही वो अपना खाना पीना करना चाहेंगे, वैसे ही कपड़े पहनना चाहेंगे ब्रिटेन के जैसे, है ना। तो यही सब बात बोली है। अब मकैले मिनट, मतलब जो मिनट वाला मिनट नहीं है जैसे कि 1 मिनट 2 मिनट, ये वाला नहीं है। मकैले का जो ना बात कही थी उन्होंने, उस पर द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट चला कब, 1835 पे। तो वो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ना इंट्रोड्यूस हुआ। उसमें क्या था ना, द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन
फॉर हायर एजुकेशन। वो चाहते थे कि ना अब इंडिया में इंग्लिश लाई जाए, जिससे कि ना काफ़ी बढ़िया एडुकेशन हो उनका। और ओरिएंटल जो है ना ओरिएंटल लैंग्वेजेस वगैरह उन सबको हटाया जाए और ब्रिटेन की लैंग्वेज मतलब इंग्लिश वगैरह लाई जाए। तो कलकत्ता, मद्रास, बनारस संस्कृत कॉलेज, ये सब जो थे ना ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन थे, उसमें ना वो चाहते थे कि ना उनको बंद करा दिया जाए और उसकी जगह उसमें क्या पढ़ाया जाए, इंग्लिश पढ़ाया जाए। वो जो सोचते थे, जो ये सब है ना संस्कृत वगैरह मद्रास जो खुले हैं, पर्शियन लैंग्वेज है, संस्कृत वगैरह ना, वो सब डुबा देंगे एक तरह से ना। जो इतने बड़े बड़े कॉलेज इतने अच्छे से बनाए उसको ना सिर्फ अंधेरे में ले जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, सब कुछ अंधेरे में ले जाएंगे वो लोग तो। हाँ, और वो जो है ना इंडिया का पूरा गिरता जाएगा। तो इंग्लिश टेक्स्ट बुक लाई गई और कहाँ पे, स्कूल में वो लाई गई, प्रोड्यूस की गई और सब इंग्लिश लाया गया। ठीक है, तो अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के, एडुकेशन फॉर कॉमर्स। एडुकेशन फॉर कॉमर्स मतलब ना पढ़ाई लिखाई करो किस लिए, ट्रेड के लिए, मतलब व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए। तो अब ना ब्रिटिशर्स ऐसे तो आए थे नहीं थे, ब्रिटिशर्स इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे, मतलब ट्रेडर के नाम से आए थे। तो 1854 में द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है ना, उस कंपनी का पार्ट है एक तरह से, आप बोले तो पार्ट है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन, लंदन में थी ना, उन्होंने यहाँ पे एक डिस्पैच भेजा, मतलब एजुकेशनल डिस्पैच टू गवर्नर, एक गवर्नर ने चला मतलब बोला कि ये इंडिया को सिविलाइज करना है तो इंग्लिश वगैरह लाई जाए, ऐसे करके लंदन में बोला। इशूड बाय चार्ल्स वुड, चार्ल्स वुड के तरफ से वो इशू किया गया। ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, इट हैज़ कम टू बी नोन एज वुड्स डिस्पैच। अब ना चार्ल्स वुड के नाम से ऐसे करके ना इंग्लिश वगैरह लाई जा रही थी लंदन से वगैरह ये सब। हाँ, तो उसको क्या, जो भी ना वुड्स के जो आइडिया थे, मतलब चार्ल्स वुड के जो आइडिया थे उनको ना बोला गया वुड्स डिस्पैच। हाँ, outlining the educational policies that was to be followed in India. It emphasized once again the practical benefit of a system European learning as opposed to Oriental language। अब ना जब अगर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है ना तो उसके प्रैक्टिकली कुछ काम आएंगे, प्रैक्टिकली इंग्लिश काम आएगी, लेकिन संस्कृत और पर्शियन वगैरह और भी जो पढ़ाए जा रहे हैं ना लैंग्वेज, वो सब प्रैक्टिकली और डे बाय डे तो काम ही नहीं आएगी। अब इंग्लिश क्या होगी ना, यूरोपियन लर्निंग जो अपने पढ़ा रहे हैं वो काम आएगी अब। तो वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ डिस्पैच पॉइंटेड वाज इकोनॉमिक, मतलब पैसे वगैरह में भी प्रॉफिट होगा। अब कैसे होगा, आगे पढ़ते हैं। यूरोपियन लर्निंग इट सेड वुड अनेबल इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेज दैट फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो उन्हें ना ट्रेड व्यापार वगैरह की और थोड़े ना जानकारी तो होगी ना कि एडवांटेजेस वगैरह, मतलब प्रॉफिट लॉस इन सब के बारे में कुछ तो जानकारी होगी, तो जिससे वो अपना ट्रेड कर पाएंगे। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जो है ना द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्स ऑफ कंट्री, जो उनकी जो कंट्री ना वो और ज़्यादा बढ़ेगी। कैसे होगी देखिए, इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वेज वुड चेंज द टेस्ट डिज़ायर क्रिएट डिमांड ब्रिटिश गुड्स। हाँ, तो अभी मैंने बताया था आपको, अगर हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रिटेन का टेस्ट कैसे, ब्रिटेन के पहनावा कल्चर वगैरह, तो उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर ना इंडियंस वही चाहेंगे ब्रिटिशर्स के जैसा, रॉयल तरीके से चाय पीना, खाना खाना, पहनावा वही पहनना, तो ना वही चाहेंगे। तो डिमांड जो है ना ब्रिटेन में ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी और ज़्यादा उनका प्रॉफिट होगा। Wood's dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians। वुड्स जो थे ना उनका एक ये भी सोच थी कि जो यूरोपियन लर्निंग है वो इम्प्रूव करेंगे, जैसे कि थोड़ा बोल चाल, ढंग वन, पहनावा वगैरह उनको यूज़ करेंगे, मतलब इम्प्रूव करेंगे, मतलब इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। और वो ना
सच बोलने वाले व्यक्ति बनेंगे और एकदम ऑनेस्ट रहेंगे, भरोसेमंद हो जाएंगे थोड़े। द सप्लाई ऑफ कंपनी विथ सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन। अब वो क्या कर सकेंगे, जो इंडियन के लोग हैं ना, जो पढ़े लिखे हैं थोड़े, मतलब उनको क्या करेंगे, अपना सिविल सर्वेंट बना देंगे, अपना एक नौकर जैसा बना देंगे, जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं और डिपेंड रह सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेड वगैरह के काम करेंगे, उन्हें उन जिससे वो काम करेंगे उनके तो दिल में ना ब्रिटिशर्स ही आ जाएंगे ना, कि इतना सब लोग सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए ऐसे करके। तो यही सब उनका एकदम चालाकी वगैरह थी। The literature of East was not only full of grave errors, it could be also not instill in people's sense of duty and commitment into work, nor could develop the skill required for everything. जो ना ईस्ट की, मतलब इंडिया की जो लैंग्वेजेस है, मतलब संस्कृत वगैरह, ये जो उनका ना कल्चर एकदम बेकार है, उनसे क्या होगा, उससे ना ही जॉब वगैरह मिलेगी, ना वो कोई सेंस ही नहीं है, उसका क्या सेंस है, वो लोग ऐसे सोचते थे। ना ही उससे काम धंधा होने वाला है, ना ही उनकी जो ना बोल चाल ढंग वगैरह, जो उनकी स्किल है ना, वो ना ही तो इम्प्रूव होने वाली है। लेकिन जो इंग्लिश है ना, उससे उनकी इम्प्रूव हो जाएगी, वो लोग ऐसा सोचते थे। फिर उसके बाद ना following the 1854 dispatch, several measures were introduced by the British. तो ब्रिटिश के द्वारा वो ना 1854 में डिस्पैच वगैरह, एडुकेशन वगैरह लाई गई इंग्लिश की। तो फिर एडुकेटिंग डिपार्टमेंट्स बनाए गए। द गवर्नमेंट वो सेटअप एक्सटेंडेड कंट्रोल ऑफ इंडिया पे ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बड़ा अपना कब्जा करती रह रही थी। अब स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी खुलवाई। अब उन्होंने सोचा ना, यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी हम लोग बनाएंगे इंग्लिश वगैरह की। तो इन 1857 में ना, अब आपको याद होगा तो सिपाही की म्यूटिनी, सॉरी, एक विरोध हुआ था, है ना। 1857 में सिपाही का नहीं हुआ था, कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे वगैरह में। हाँ, तो सिपाही का रिवॉल्ट हुआ था, क्योंकि वो ना उनका मतलब एकदम कल्चर को बर्बाद करे जा रहे थे। तो लगभग ना ब्रिटिशर्स के 200 साल पूरे होने वाले थे रूल के। अच्छा, अभी मुझे इससे याद आया, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आपको कमेंट करके बताना है कि ब्रिटिशर्स किस साल में इंडिया पे आए थे, मतलब उन्होंने कब्जा किया, एक तरह से वो कब आए थे, ब्रिटिशर्स ने रूल करना कब स्टार्ट किया, किस साल। ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो ये देख सकते हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी बनाई गई, कब, 19th सेंचुरी में बनाई गई। अब देखिए, अब क्या हुआ ना, काफ़ी सारी डिमांड्स वगैरह बढ़ती गई। अब देखिए, अब मॉरल एडुकेशंस वगैरह की, अब तो क्या था ना, क्रिश्चियन मिशनरीज आने लगे थे, कहाँ पे, इंडिया में, 19th सेंचुरी में। अब ना क्रिश्चियंस मिशनरीज क्या चाहते थे, कि वो जो क्रिश्चियन के एडुकेशन है ना, उनको पढ़ाया जाए। मतलब जो ना इंडिया के लोग हैं, मतलब जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और बाकी वाले धर्म के हैं ना, उनको ना क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसे ऐसे था। और ब्रिटिश 18, है ना, ये सब चाहते थे। अंटिल 1813 तक उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको विरोध किया, मतलब उनको ना वापस भेज दिया कि जाओ यहाँ पे, तुम इंडिया में ना आओ, क्योंकि उनको डर था कि उनके एक्टिविटी से ना जो लोकल पीपल है ना, मतलब पॉपुलेशन, मतलब ये जो इंडिया के लोग हैं ना, वो कहीं ना विरोध पे ना आ जाए, और फिर उसके बाद उन पे कब्ज़ा करना उनके लिए मुश्किल ना हो जाए, उनके एक पूरी टेरिटरी पे वो कब्ज़ा ना कर पाए। द मिशनरी सेटअप अ मिशन एट सेरमपुर इन द एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। काफ़ी ना वो अपना कंट्रोल बढ़ाते जा रहे थे। तो यही सब बात की। फिर अ प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेट अप इन 1800 एंड अ कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड, मतलब क्रिश्चियंस वगैरह, मतलब जैसे इंग्लिश के नॉलेज के लिए काफ़ी सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी वगैरह खुलवा दी गई थी। अब 19th सेंचुरी में इससे ज़्यादा मतलब ओवर द 19th सेंचुरी मिशनरीज स्कूल वर सेटअप। अब मिशनरीज जो मतलब क्रिश्चियंस के स्कूल नहीं होते, वो सेटअप करवा दी गई 1857 के बाद। जैसे तैसे द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज रिलूसेंट टू डायरेक्टली सपोर्ट मिशनरी।
एडुकेशन। अब ना जैसे तैसे करके उन्होंने क्रिश्चियंस मिशनरी का सपोर्ट किया। मतलब जो क्रिश्चियन मिशनरी कौन हुआ है, जो चाहते हैं कि वो जो जितने भी धर्म है ना वो क्रिश्चियंस पे मतलब क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएं। पहले क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स, मना कर रहे थे कि ना तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, और तुम लोग ना ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें डर था, ब्रिटिशर्स को डर था कि जो ना जो इंडिया के लोग हैं ना विरोध विरोध पे ना आ जाए। अभी हमने धीरे धीरे उन पर कब्जा करना शुरू किया है। हाँ, तो लेकिन उसके बाद ना 19th सेंचुरी होते होते ना मतलब ख़त्म होते होते मिशनरी स्कूल को भी सेटअप कर दिया गया। 1857 के बाद एकदम पूरा सपोर्ट करने लगा वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को। ये देखिए एक सीरम कॉलेज है, और ये ना हुगली रिवर जो कि कलकत्ता में है ना उन पे है। मतलब वहाँ आपके पास है। अब देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, पूरा 1 घंटे का हो जाएगा, तो बाकी का जो रिमेनिंग चैप्टर है ना वो हम ना अगले वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए